आज का अपना जो टॉपिक है ये है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का जो मॉडल है ये इन्होंने 1898 में प्रपोज किया और इस मॉडल में इन्होंने एज्यूम किया कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और इसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर बताया। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से इसमें एम्बेडेड होंगे जैसे कि किसी वाटरमेलन में उसके सीड्स एम्बेडेड होते हैं, या अगर हम केक की बात करें, प्लम पुडिंग केक या रेजिन पुडिंग केक, तो इसमें जिस तरीके से रेजिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस तरीके से इसमें केक में जो फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है, एक एटम में होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज का जो एटम है इन दोनों का चार्ज सेम रहता है, तो इसलिए कि स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता, दोनों फिक्स स्टेट में रहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। अब आप इस मॉडल को यहाँ इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ये जो रेड कलर वाला पार्ट है ये हो गया एटम का पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला पार्ट, और इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो। और अगर इसको वाटरमेलन से कंपेयर करें तो आप ये समझ सकते हो, सीड्स को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और बाकी जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इसी तरीके से केक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने मॉडल को बताया। अब इसमें एक जो डिफेक्ट वाली बात है, जो आगे चल करके जब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, दूसरे साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें जो डिफेक्ट पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि थॉमसन का क्या मानना है कि यार जो मास है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी तरीके से जो मास एक एटम का है वो पूरे जैसे बॉल होती है, जैसे आप समझ लीजिए कि हम एक स्पंज का बॉल है ये, ठीक, तो भाई इसमें पूरा मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि बॉल में इस वाले पार्ट में मास ज्यादा है और इधर वाले पार्ट में कम है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो इन्होंने ये एज्यूम किया कि जो एटम है वो उसमें जो मास होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इन्होंने एक अच्छी बात तो ये बताई कि हाँ, इनका जो ये कहना था कि यार एटम जो है न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहते हैं, ये ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद वाले जो एक्सपेरिमेंट्स थे, बाद में जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ फॉल्ट इसमें समझ में आई। अब क्या फॉल्ट थी अभी हम देखते हैं। थॉमसन को ये भी हमें पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज मिला था, हालांकि इस काम के लिए नहीं मिला था, इनको फिजिक्स के फील्ड में 1906 में नोबेल प्राइज मिला, लेकिन इनका जो टॉपिक था वो था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। हमने देखा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इसके ऊपर इन्होंने काम किया था, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया जिस वजह से उन्होंने थॉमसन के मॉडल को गलत साबित कर दिया। तो देखिए, ऐसे समझिए कि रदरफोर्ड एक पर्सन है और वो ये मान के चल रहे हैं कि थॉमसन ने जो बात बोली है वो सही बात है, ठीक है। अब उस बात को सही साबित करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनके साथ उनके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे हैंस गीगर और अर्नस्ट मार्सडन। तो ये सब लोग मिल करके एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के पहले आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। ऐसे समझिए कि जैसे ये फुटबॉल ग्राउंड में, ये ग्राउंड के दोनों तरफ आपने देखा होगा नेट रहता है, पोल, ठीक है भाई, और यहाँ गोलकीपर रहता है। अब फुटबॉल तो यहां से नहीं निकल सकती, अगर फुटबॉल हम डालेंगे तो नेट में कहीं फंस जाएगी फुटबॉल, है ना। अगर मान लीजिए आपने टीटी बॉल देखी होगी, टेबल टेनिस वाली जो बॉल होती है, ठीक है, आप यहाँ पे हो और दूसरे पर्सन को आप इस तरफ कर दो, ठीक। अब अगर आप टेबल टेनिस की जो बॉल है उस बॉल को इस नेट में से क्रॉस करा के इसके पास आपको भेजना है, यहां से फेंकना है और इसके पास पहुंचाना है। जब आप ऐसा करोगे तो मान लीजिए अगर आपके पास 100 बॉल्स हैं, कितनी है, 100 है, और
आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए। ये जो नेट होता है, इस नेट के सामने जो टीटी बॉल का साइज रहेगा वो लगभग ये साइज रहना चाहिए, इतना, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास 100 बॉल्स हैं तो 100 में से मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलमोस्ट 70 to 80 बॉल्स तो इस पर्सन के पास पहुंचा दोगे। कुछ बॉल्स आपकी ऐसी होंगी जो यहाँ टकरा जाएंगी, कुछ यहाँ टकरा जाएंगी, इस तरीके से। तो ऐसी बॉल्स शायद 10-15 होंगी, और 5 बॉल ऐसी भी हो सकती हैं जो बिल्कुल बीच में जिनकी टक्कर हो, तो वो उस तरफ जा ही ना पाए, वो इसी तरफ गिर जाएं। तो 3 केस पॉसिबल हैं। कब? जबकि ये जो आपके सामने बॉर्डर बना दिया है हमने, इस बॉर्डर का मैक्सिमम स्पेस क्या है? खाली है। तो खाली वाले स्पेस से क्या होगी? छोटी सी बॉल निकल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि जैसा आप यहाँ पे एक नेट देख रहे हैं, ये एक नेट है, और इसके ऊपर मैं बहुत सारे नेट रख दूं। जैसे बहुत सारे नेट जब हम रखेंगे और उसमें एग्जैक्टली ओवरलैप करे, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जो दूसरा नेट रखा हमने, तो ऐसा नहीं कि उस नेट की भी जो बिल्कुल ब्लैक कलर से दिखाएं अगर, तो ऐसा नहीं कि उसकी जो धागे हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा नेट रखा, ये रख दिया मैंने, ठीक, इस तरीके से ये दूसरा नेट है। फिर हम तीसरा नेट रखें, ये तीसरा नेट कर दिया। तो अब आप समझ रहे हो कि स्पेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से अगर मैं 1000 नेट रख दूं, कितने? 1000, 100 से लेकर के 1000, तब यार पता है क्या होगा? अगर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके 1000 नेट्स बना करके दिखाऊं, पर आप जानते हैं क्या होने वाला है? सब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पूरा लगभग बंद हो जाएगा, बहुत कम इसमें स्पेस बचेगा, बहुत कम। ये इस तरीके से ऐसा कुछ होगा। तो जब आप अब यहां से बॉल फेंकोगे तो इस पर्सन तक जो बॉल पहुंचेगी वो बहुत कम होगी। मैक्सिमम जो बॉल्स होंगी वो तो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। हालांकि बहुत कम स्पेस बचा है, मैंने लगभग खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मान लेगा हम कि थोड़ा सा स्पेस अभी बचा है। हम मान लें कि थोड़ा बहुत स्पेस है, थोड़ा बहुत स्पेस बीच बीच में बचा है। तो यहां से बॉल्स के निकल करके जो जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी बड़ी कम हो जाएगी, ठीक। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ये मान के चल रहे हैं कि जो एटम होता है वो इस तरीके का होता है। किस तरीके का? इस तरीके का, ये पूरा सॉलिड, ठीक है भाई, पूरा सॉलिड। अब अगर मान लीजिए हम ये चाहें कि यार हमारे पास किसी भी मटेरियल का, मेटल का एक फॉयल है, किसी भी तरीके के मेटल का फॉयल है, और भाई फॉयल को इतना पतला कर दें, इतना पतला कर दें कि उसकी जो थिकनेस है ना, उस थिकनेस में कम से कम नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हो। आप कितना भी कोशिश कर लोगे ना कि भाई मैं बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम शीट्स में बदलना चाहें मेटल्स को, तो सबसे ज्यादा जो मैलिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो गोल्ड में होती है। तो गोल्ड की सबसे पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। वैसे आपने सिल्वर का देखा होगा, आपने मिठाई के ऊपर लगा रहता बर्क, है ना, बहुत पतला होता है। उससे भी पतला आप गोल्ड को बना सकते हो। अब आप उससे भी पतला बनाओगे तब भी जो उसकी थिकनेस होगी, उसकी थिकनेस इतनी होगी कि यार उस थिकनेस में आपको पता है कितने गोल्ड के एटम्स आएंगे? लगभग 100 से लेकर के 1000। मतलब हम एक लेयर की बात कर रहे हैं। एक लेयर तो इम्पॉसिबल है भाई, बना ही नहीं सकते हैं हम। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ऐसी लेयर बना दे जिसमें कि थिकनेस में केवल एक ही एटम की लेयर हो, ऐसा नहीं बन सकता। तो आप कितनी भी कोशिश करोगे तब भी आप कितने पार्टिकल्स उसमें आएंगे? 1 2 3 ऐसे करके कितने आएंगे? ऐसे करके लगभग 100 से लेकर के 1000 ये थिकनेस आप बना सकते हो भाई, इतनी। अगर माइक्रोस्कोप से देखें, मान लीजिए ऐसा कोई माइक्रोस्कोप हम बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इससे पतला नहीं बना सकते। तो बस इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने बहुत मतलब थिन करके एक गोल्ड की फॉइल बनाई।
ठीक है भाई, अब करना क्या चाह रहे हैं, देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं ये। अब ये मान के चल रहे हैं कि यार ये जो, इनको भी पता है कि यार इस थिकनेस में लगभग 100 एटम्स गोल्ड के आ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इधर से कोई बहुत स्मॉल पार्टिकल अगर बम्बार्डमेंट कराऊंगा तो यार इस पार्टिकल में अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का इन्होंने यूज किया, ठीक है, जैसे हम वहां बॉल टीटी बॉल को फेंक रहे थे नेट से, तो यहाँ पे टीटी बॉल की जगह क्या है, अल्फा पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का जो एटम होता है ना, उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे तो उसमें +2 चार्ज आ जाएगा, तो ये होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल को इन्होंने क्या किया, इस फॉयल से आर पार गुजारा। ठीक है, तो यार ये सोच रहे थे कि यार ये तो पूरा जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। तो ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि सामने आपके बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है, पूरी दीवार बनी हुई है ऐसी बॉल्स की, और उसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और आप एक पॉजिटिव चार्ज इधर से फेंक भी रहे हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जाकर टक्कर होगी, तो भाई इसको क्रॉस करके निकल ही नहीं पाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप ये मान करके चल रहे हो, आप ये मान करके चल रहे हो। रदरफोर्ड भी यही मान के चल रहे थे। रदरफोर्ड ने देखा कि अगर हम एक इस तरीके से चैम्बर बना दें, ये एक चैम्बर है, ठीक है भाई, ये एक चैम्बर है, और इस चैम्बर में इन्होंने एक लेयर बना दी है जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की लेयर का क्या मतलब है कि यहां जब कोई चार्ज पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेगा तो लाइटनिंग होगी। ठीक है भाई, और ये रखा हुआ है गोल्ड फॉयल, ये है गोल्ड फॉयल। ठीक है भाई, ये, और गोल्ड फॉयल में बम्बार्डमेंट किसका, आर पार किसको कराना है, अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स कहां से मिलेंगे, तो हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल होना चाहिए, ये रहा रेडियो एक्टिव मटेरियल, और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को हमने एक लेड प्लेट से पास कराया जिससे कि स्ट्रेट लाइन में जाए ये लोग। तो लेड प्लेट से जब पास कराया तब मान लीजिए कि इस चैम्बर में यहां पे रदरफोर्ड खड़े हैं, ठीक है, ये रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अल्फा पार्टिकल जाएगा और टक्कर के बाद इधर चला जाएगा, टक्कर के बाद इधर चला जाएगा, सीधा तो नहीं निकल पाएगा, ऐसा वो सोच रहे थे। ठीक है, क्यों ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि यार इतनी मोटी दीवार है, बहुत पतली फॉयल हमने बना ली, लेकिन अभी भी बहुत मोटी दीवार है, और इतनी मोटी दीवार से कैसे कोई प्लस पार्टिकल निकल सकता है, जबकि ये दीवार ही प्लस चार्ज से बनी हुई है, तो यार प्लस प्लस को कैसे पार करके निकल जाएगा, ये जाएगा इससे टक्कर होकर इधर उधर चला जाएगा, ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन भाई शॉक्ड रह गए ये, क्यों, इन्होंने देखा कि यार मैक्सिमम जो लाइटनिंग हुई है, जो मैक्सिमम लाइटनिंग हुई है वो किस एरिया में हुई है, बिल्कुल फॉयल के सामने। थोड़ी बहुत लाइटनिंग यहां भी हुई और बहुत कम लाइटनिंग यहां हुई, इस एरिया में जहां वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैक्सिमम की, वहां मिनिमम हुई। ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। तो इन्होंने सोचा यार ये क्या चक्कर है, मैं तो सोच रहा था कि थॉमसन बता के गया है कि यार जो एटम होता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल निकल कैसे गया इसको पार करके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस वाले एग्जांपल में आइए, इसका मतलब ये है कि यार ये 2 बंदे हैं यहाँ पे, है ना, इसके आंख में पट्टी बांध दी गई है, और इससे कहा गया कि यार तुम्हारे सामने एक दीवार है, ठीक है, और तुम्हें एक बॉल प्लास्टिक की दे रहे हैं, इस पे मारो। ये सोचेगा कि मैं इस पे प्लास्टिक की बॉल मारूंगा मेरे पास बॉल वापस आ जाएगी, लेकिन भाई इसने बॉल फेंकी, एक नहीं 100 बॉल फेंक दी, लेकिन सारी की सारी बॉल बिल्कुल इसके पास नहीं आई, सीधी निकल गई। तो ये कहेगा तुम पागल बना रहे हो, हमारे सामने दीवार थोड़ी रखी है, हमारे सामने तुमने कुछ ऐसा रखा हुआ है। अच्छा, एक आध बॉल इसके पास आ भी गई वापस, तो इसने कहा यार तुमने मेरे सामने, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ तो है मेरे सामने, लेकिन यार पक्की दीवार नहीं है, इस दीवार में जरूर बीच बीच में कुछ होल्स हैं जिसकी वजह से मेरी कुछ बॉल्स पास करके निकल रही हैं। और मान लो अगर ये होल्स हम ज्यादा कर दें और मैक्सिमम बॉल्स निकल जाएं, तो ये गेस कर लेगा, ये भले इसकी आंख में पट्टी बंधी हुई, लेकिन ये समझ जाएगा कि भाई नंबर ऑफ बॉल्स जो इसके पास वापस आएंगे और नंबर ऑफ बॉल्स जितनी क्रॉस करके निकल जाएंगे, उससे ये आइडिया लगा लेगा कि सामने ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसी तरीके से रदरफोर्ड ने आइडिया लगा लिया कि भाई
ये जो थिन फॉयल, अब देखो रदरफोर्ड के पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप तो है नहीं, ये सब गैस करना पड़ेगा। कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं है जैसा मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है वो माइक्रोस्कोप के नीचे गोल्ड फॉयल को रखें और एटम का स्ट्रक्चर दिख जाए। हमारे पास अभी भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम किसी एटम के स्ट्रक्चर को देख सकें। हमें एक्सपेरिमेंट से हमें अपना एजम्पशन देना होता है। तो भाई रदरफोर्ड ने यहाँ पे बताया कि देखो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि थॉमसन हमें पागल बना के चला गया। थॉमसन ने जो बात बोली है कि पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे एटम में होता है, बाकी जगह खाली रहती है, और खाली रहती है इसीलिए अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। तो अब जो इतनी बात मैंने बताई, ये देखिए, ये भी वही डायग्राम है, ये इस तरीके से। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि जो लाइटिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, इस जगह पे हो रही है सबसे ज्यादा, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पास होगी, तो यहाँ पे तो सबसे कम हो रही है, कुछ यहाँ भी लाइटिंग जा रही है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे यानी कि रीबाउंड होके वापस आने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है, ठीक। अच्छा भाई, अब जो भी इसने एक्सपेरिमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन क्या था वो देख लीजिए। ऑब्जर्वेशन ये था कि यार जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे पास कर रहे थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ यहां क्या था, मोस्ट कुछ जो फ्रैक्शन था अल्फा पार्टिकल्स का उनमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, और वो डिफ्लेक्शन कैसा था, स्मॉल एंगल से था। ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्शन बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे यहां देखिए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन है, ये सीधा जाना चाहिए था, इधर चला गया, ठीक। फिर ये कह रहा है वेरी फ्यू, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे। बहुत कम का मतलब यहाँ कैसे है कि 20,000 अगर हम तो वहां 100 में एक की बात कर रहे थे ना, यहाँ तो 20,000 में एक की बात चल रही है। यार 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल्स पास करें तो उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो बिल्कुल बाउंस बैक करेगा, मतलब नियरली 180 डिग्री में। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बाउंस बैक का मतलब हुआ ये जाए और ये ऐसे आ जाए, ये जाए और वापस बिल्कुल ऐसा आ जाए। तो ऐसे वाले तो यहां दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 20,000 हमने पास कहां कराए, 20,000 पास कराएंगे तब ना उसमें से कोई एक ऐसा निकलेगा। तो ये तीन भाई इसका रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन अपने बताए, लिखे कॉपी में इसने नोट किया, ये। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि कंक्लूजन निकाल के बताओ जल्दी से मेरे को। तो अब कंक्लूजन निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, पहला, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब यह है कि एटम का जो मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि कुछ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन हुआ है, तो इससे ये तो पता चल गया कि यार पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे एटम में यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। यानी कि जो थॉमसन ने सोचा था गलत सोचा था। पॉजिटिव चार्ज केवल थोड़ी सी जगह में, बहुत छोटी जगह में कंसंट्रेटेड होता है। उसी पॉजिटिव चार्ज से जब अल्फा पार्टिकल टक्कर हो जाती थी तो वो सीधे बाउंस बैक करते थे, रिपेल हो जाते थे। दो कंक्लूजन हो गए। पहला कंक्लूजन ये हुआ कि भाई मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ कि यार थोड़ा स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका ये मतलब हुआ कि यार जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं थोड़ी सी जगह में तो है। अब अपनी जो अभी कंक्लूजन इन्होंने बताया है उसके बेसिस पे देखिए, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। यहां क्या हो रहा है, यहां तो हालांकि केवल बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स यहां से हमने पास कराए हैं। अल्फा पार्टिकल्स और भी पास कराएंगे तो बिल्कुल सीधे जाएंगे, किसी में डिफ्लेक्शन नहीं। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि डिफ्लेक्शन हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, डिफ्लेक्शन हो गया। और जो बिल्कुल सीधे टक्कर हो जाएगी वो तो भाई सीधे वापस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। तो तीसरा इनका जो कंक्लूजन है, दो कंक्लूजन हो गए। तीसरा कंक्लूजन ये जो रिपेल कर रहा है उससे रिलेटेड था कि भाई जो मास है सारा का सारा, एटम का जो मास है वो कहाँ है, सेंटर में है। क्योंकि सेंटर में होगा तभी जाकर के सीधे टक्कर होगी, वापस आ जाएगा। अगर सारा मास यहां नहीं होगा तो हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल इसको धक्का देके तोड़ दे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये कि सारा मास कहाँ सेंटर्ड है, बिल्कुल बीच में।
अब ये इन्होंने कुछ चीजें इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद कंक्लूजन निकाला। अब उन्होंने एक अपना एटम का नया मॉडल दिया कि भाई अब हम बताते हैं एटम कैसा है, हम बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो एटम का सारा मास है वो बहुत डेंस तरीके से कंसंट्रेटेड होता है बहुत छोटे रीजन में, बहुत छोटे रीजन में। कितना छोटे रीजन में? तो इसको ऐसे मान लीजिए कि भाई जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर का एक रेडियस में, रेडियस वाला एक एरिया बनाऊं। मैंने एक सर्कल बना दिया 5 किलोमीटर के रेडियस वाला, और इसके बिल्कुल बीच में मैंने बॉल रख दी, क्रिकेट की बॉल रख दी। अब तुम समझ लो कि जो पूरा सर्कल बना है वो एटम है, और उसके बीच में जो बॉल रखी हुई है वो क्या है? न्यूक्लियस है, इतने छोटे रीजन में। ठीक। दूसरी बात कि भाई सारा पॉजिटिव चार्ज जब सेंटर में हो गया तो न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चार्ज भी तो चाहिए ना। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, जो कि बहुत हाई स्पीड में सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि यार जो इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, तो इस वजह से इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो भाई ये था रदरफोर्ड का मॉडल।